हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट थर्ड लेक्चर। पार्ट थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आरबीआई एंड इट्स फंक्शन, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में बैंक एंड इट्स टाइप्स, बैंक कितने तरह का होता है उसके सारे टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में इससे ये भी पढ़ा था कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, उससे पहले उसके बाद हमने पढ़ा था डेवलपमेंट बैंक के बारे में, उसके बाद आरआरबी के बारे में। तो ये सब सारे पढ़ा। अब जो हम लोग उसमें देख रहे थे पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी है, कमर्शियल बैंक है। तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ाएंगे अगर बैंकिंग का, अगर आप बैंकिंग के बैच में एडमिशन लेंगे तब आपको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें बैंक से रिलेटेड ज़्यादा है। तो आपको जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको करवा रहे हैं। तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका आरबीआई एंड इट्स फंक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और सबसे अच्छी न्यूज़ मैं आज बताऊं आपको, ठीक है, कि जो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, साथ साथ जो है जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, खास करके बैंक, रेलवे और एसएससी का, वो सभी एग्जाम को एक कॉमन एग्जाम होने वाला है, सीईटी। और नेक्स्ट ईयर जो है सितंबर से आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। और सितंबर से पहले जो भी एग्जाम होगा वो एज यूजुअल जैसे चल रहा था उसी तरह होगा। और सीईटी एग्जाम जो है नेक्स्ट ईयर सितंबर 2000 मतलब 2021 से आपका लागू होगा। और आज के न्यूज़पेपर में जो है ये दिया गया है, आप वहाँ से, ठीक है, आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट दे सकते हैं या टॉपर्स हब के जो है आपका पेज है उन पर जाकर अपडेट करें, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट ईयर से सीईटी एग्जाम हो रहा है, कॉमन एग्जाम, ठीक है, तो उस पर ध्यान रखना है। और उसका सिलेबस अगर अभी नहीं आया है, जब सिलेबस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस, आज हम लोग पढ़ते हैं आरबीआई एंड इट्स फंक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है, और आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे आज कि आरबीआई हमारे देश में कैसे आया, आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ, आरबीआई का काम क्या होता है, फंक्शंस भी पढ़ेंगे सारे। तो सबसे पहले देखिए आरबीआई हमारे देश में जो आया कब है उसके बारे में बताता हूँ आपको। पता है हमारे देश में 1925 से पहले की बात बताता हूं मैं आपको। 1925 से पहले यानी 1925 से पहले की बात बताता हूं। हमारे देश में 1200 से ज्यादा बैंक था, ठीक है। कितना? 1200 प्लस बैंक जो है इंडिया में हुआ करता था। 1200 से 1200 से ज्यादा बैंक था हमारे कंट्री में। कब की बात है? 1925 से पहले। और ये जितने भी बैंक था ना, ये सारे बैंक पैसे कहाँ लगाते थे? अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट में। सारे बैंक पैसा लगाते थे कि वहां पे ज्यादा अर्निंग आती थी, ज्यादा रिटर्न आता था, तो वहां वो पैसा लगाता था। 1200 से ज्यादा बैंक था और ये अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाते थे। तो हुआ क्या कि ये बैंक सब, ये कहाँ की बात बता रहा हूँ, इंडिया में 1200 से ज्यादा बैंक था, ठीक है। और ये सब पैसा लगाते थे कहाँ? यूएसए, अमेरिका के कैसे में? फाइनेंशियल मार्केट में। अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट में जो पैसा लगाते, क्योंकि वहां रिटर्न बहुत अच्छा आता था। अमेरिका में हुआ क्या है कि 1929-30 की बात बताता हूं मैं। इस समय क्या हुआ, अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, फाइनेंशियल कोलैप्स हो गया, इकोनॉमी पूरी डिस्टर्ब हो गई उसकी। बताया था ना, महामंदी आया था अमेरिका में 1929-30 में। इसके कारण क्या हुआ कि इसका इकोनॉमी क्या हुआ, कोलैप्स हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और जो भी इंडिया के 1200 से ज्यादा बैंक था, वो मैक्सिमम बैंक पैसा कहाँ लगाता था? अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट में। जब इनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई, काफी मतलब इकोनॉमी जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं क्राइसिस आ गई, इकोनॉमी क्राइसिस। तो ये जितने भी बैंक पैसा लगाए थे सबके पैसे डूब गए, इंडिया का बैंक का। जब ये पैसे डूब गए तो बैंक बहुत सारा जो है बैंक धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो दिवालिया होना शुरू हो गया। तो उस समय क्या हुआ कि जब बैंक दिवालिया होना शुरू हो गया तो बैंक का रिव्यू किया गया भारत में कि आखिर बैंक, इतनी सारी बैंक दिवालिया क्यों हुआ? क्योंकि इसको कोई गाइड करने वाला नहीं था। क्योंकि देखिए ऐसा था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे बैंक लगा दिए पैसा अमेरिका में, तो ऑब्वियस है कि अमेरिका में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस, सब पैसे चले जाएंगे बैंक का। तो इससे अच्छा ये है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में इंडिया का बैंक, जैसे
25-50 बैंक एक दूसरे मार्केट में, 25-50 दूसरे मार्केट में, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में लगाएगा तो एक साथ कोलैप्स तो इतनी बैंक नहीं होगी ना, तो इकोनॉमी थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, सारे पैसा अमेरिका में लगाया था, जिसके कारण क्या हुआ, फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ और सारे पैसे डूब गए, बैंक दिवालिया हो गया। तो इस बचाव के लिए उस समय एक हिल्टन साहब थे, ठीक है, पहले से वो काम करते थे बैंकों के लिए, इकोनॉमिक्स थे वो। तो हिल्टन और यंग साहब ने क्या किया, पहले से जो काम कर रहे थे इकोनॉमिक्स में, ठीक है, उसने सारे बैंकों को रिव्यू किया, आखिर बैंक दिवालिया क्यों हुआ। तो बैंक को जब सबको रिव्यू करने के बाद उनको पता ये चला कि बैंक दिवालिया होने का कारण ये है कि इस बैंक का कोई रेगुलेटर नहीं है, ठीक है। तो इसने सारे बैंकों को रिव्यू करके एक बिल पास करवाया, यानी एक्ट बना, और उसके बाद वह आरबीआई का स्थापना कर दिया। क्योंकि अब आरबीआई क्या करे, उसी समय से आरबीआई इसको रेगुलेट करने लगा कि जो भी अब सोचिए 1200 बैंक था, उस 1200 में से 1050 बैंक बंद हो गए, मुश्किल से 150 बैंक बचा। अब 150 बैंक को बचाने के लिए एक रेगुलेटर लाया, उस रेगुलेटर का नाम रखा आरबीआई, ठीक है। तो देखा आरबीआई कैसे आया, ये जो 1200 से ज्यादा बैंक थे इंडिया में, लगभग 10.5 बैंक जो है बंद हो गया, अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाए थे लोग, ठीक है, उसमें से मुश्किल से 150 बैंक बचा। फिर बैंकों को रिव्यू किया, फाइनली देखा गया इसको रेगुलेट करने वाला नहीं है कोई, तो इसके बाद हिल्टन साहब ने क्या किया, एक एक्ट बनवा करके और उसको पास करवाया, और उसके बाद आरबीआई का स्थापना हो गया। तो इसी बात को थोड़ी सी हम ट्रेस कर लेते हैं। तो आरबीआई का स्थापना कैसे हुआ, तो आरबीआई आया द रॉयल कमीशन, द रॉयल कमीशन, द रॉयल कमीशन बोलिए, या द रॉयल कमीशन, या आप इसको बोल सकते हैं द हिल्टन एंड यंग कमीशन in 1926, द रॉयल कमीशन एंड फाइनेंस, ठीक है। तो द हिल्टन एंड यंग कमीशन 1926 एंड द बैंकिंग रिव्यू, एंड द बैंकिंग रिव्यू 1932। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के तहत हुआ, तो हिल्टन और यंग दोनों मिल करके क्या किए थे, एक रॉयल कमीशन बनाया था, और इस कमीशन इसलिए बनाया था आरबीआई को इस्टेब्लिश करने के लिए। इस तो ये पहले का कमीशन था, ठीक है। तो कोई पूछता है कि हिल्टन साहब ने जो कमीशन बनाया था उस कमीशन का नाम क्या है, तो रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन के ही तहत आरबीआई का स्थापना हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम रॉयल कमीशन ना बोल करके हिल्टन एंड यंग कमीशन बोल देते हैं। अब मैं बताता हूँ क्या क्यों बोलते हैं। जीरोक्स नाम के कंपनी का आपने नाम सुना होगा। जीरोक्स क्या करती है, फोटोस्टेट की मशीन बनाती है, ये तो आपको पता है। तो जीरोक्स कंपनी जो है फोटोस्टेट की मशीन बनाती है, तो हम बार बार क्या बोलते हैं कि फोटोकॉपी की जगह पे जीरोक्स ला दो, जीरोक्स करा दो, जीरोक्स की जगह फोटोकॉपी। तो लोग क्या होता है ना, कंफ्यूज कर गया, मतलब फोटोकॉपी का मतलब जीरोक्स, जीरोक्स का मतलब फोटोकॉपी। इसका मतलब जीरोक्स जबकि कंपनी है, वो जो फोटोस्टेट की मशीन बनाती है, लेकिन हम क्या बोल देते हैं, जीरोक्स। तो उसी तरह जिसने बनाया ना उसी के नाम पे चलने लगा। तो वही बात है, हिल्टन और यंग ने क्या किया, कमीशन तैयार किया, हिल्टन और यंग। तो इसी लेकर के कभी कभी हम हिल्टन एंड यंग कमीशन भी बोल देते हैं, जबकि ये कमीशन 1926 में ही बनाया गया था। और अगर एग्जाम हॉल में ये हिल्टन और यंग नहीं रहे तो आप इसको टिक करेंगे, रॉयल कमीशन, ठीक है। तो आप कोई पूछता है कि आरबीआई का स्थापना किस कमीशन के तहत हुआ, तो आप बोलिएगा रॉयल कमीशन के तहत हुआ है। उसके बाद या तो आप हिल्टन एंड यंग कमीशन 1926 के तहत, और 1926 उसके बाद क्या हुआ, ये कमीशन तो पहले से बना हुआ था। जैसे बैंक दिवालिया हुआ 1929-30 में, उसके बाद क्या हुआ 1932 में सारे बैंकों को रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद द आरबीआई एक्ट 1934 was passed। कौन सा एक्ट पास हुआ, द आरबीआई एक्ट 1934 was passed। जैसे आरबीआई एक्ट 1934 में 1934 जब पास हुआ तो आरबीआई का क्या कर दिया गया, इस्टेब्लिश हो गया। आरबीआई जो है इस्टेब्लिश हो गया कब, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। और उस समय जो है आरबीआई एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। 35 में जो है
आपका आरबीआई का स्थापना हो गया 1 अप्रैल को। तो पेपर में आता है कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1 अप्रैल 1935, ठीक है। और उसके उस समय इस आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये रखा गया कहाँ, कोलकाता, कोलकाता हेडक्वार्टर रखा गया। उसके बाद जो है हेडक्वार्टर कोलकाता, उसके दो साल ही रहा यहाँ पे, यानी 35 में जब एस्टेब्लिश हुआ ना तो 2 साल इसको रखा गया कोलकाता, यानी 1935 से लेकर 37 तक, ठीक है। 37 में उसका शिफ्ट कर दिया है, यानी 1937 में ये शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, मुंबई। तो आरबीआई का जो अभी जो प्रेजेंटली अगर कोई पूछता है प्रेजेंटली कहाँ है, तो आप बोलिएगा आरबीआई का जो प्रेजेंटली है हेडक्वार्टर वो मुंबई है। अब उस समय कोलकाता था, अभी प्रेजेंटली आपका मुंबई है। तो आप देखिए यहाँ पे पेपर में आता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है कोलकाता से मुंबई कब शिफ्ट हुआ, तो 1937 में, ठीक है। आरबीआई का अभी प्रेजेंट में हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई। उसके बाद आरबीआई एक्ट कब बना, 1934 में। आरबीआई का स्थापना किस कमीशन के तहत, तो हिल्टन एंड यंग कमीशन, और आरबीआई या दूसरा आप बोल सकते हैं रॉयल कमीशन के तहत, ठीक है। तो द रॉयल कमीशन एंड फाइनेंस, इतना आप लिखने की जरूरत नहीं है, बस रॉयल कमीशन याद रखिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए जब आरबीआई स्टार्ट हुआ था तो एज ए प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक था, तो हम बोल सकते हैं आरबीआई वाज स्टार्टेड 5 करोड़ कैपिटल एज ए प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक। देखिए जब आरबीआई स्टार्ट हुआ था तो उस समय आरबीआई का मात्र 5 करोड़ कैपिटल था, यानी आरबीआई जब स्टार्ट हुआ था तो 5 करोड़ कैपिटल से और एज ए प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक की तरह वो काम करता था। फिर आप बताइए जब आरबीआई पहले स्टार्टिंग में प्राइवेट था, उसको अब सरकार अपने अंडर में लेगा तो क्या करना होगा, आरबीआई को नेशनलाइज करना पड़ेगा। फिर बाद में जो है ना आरबीआई नेशनलाइज हुआ, ठीक है। और वो क्या था, पहले प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक, फिर आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। द आरबीआई was nationalized, आरबीआई was nationalized कब, 1 जनवरी 1949, 1901 जनवरी 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। तो उसके बाद जो है आपका आरबीआई गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, ठीक है। तो इसीलिए कोई पूछता है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन डे कब मनाया जाएगा, तो 1 जनवरी को, यानी नेशनलाइजेशन डे ऑफ आरबीआई, यहाँ पर हम लिख देते हैं नेशनलाइजेशन डे ऑफ आरबीआई। कोई पूछता है तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन डे कब मनाया जाएगा, तो आपका 1 जनवरी को, ठीक है। लेकिन वही अगर आपसे पूछ देता है कि बैंकों का नेशनलाइजेशन डे कब मनाया जाएगा, तो हमने आपको बताया था कि 19 जुलाई 1969 में बैंक पहली बार नेशनलाइज हुआ था, इसीलिए 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है, नेशनलाइजेशन। लेकिन आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। और जिस साल आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था उसी साल एक एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट का नाम है द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी हम क्या बोल सकते हैं, द बैंकिंग, सभी बैंक को रेगुलेट करने का, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था, 1949 में। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आपका 1949 का होता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। आरबीआई जब स्टार्ट हुआ तो कितने करोड़ कैपिटल से, 5 करोड़ से। आरबीआई पहले क्या था, प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक था। बाद में आरबीआई को यानी 1 जनवरी 1949 को ये नेशनलाइज कर दिया, इसीलिए 1 जनवरी को आरबीआई का क्या मनाते हैं, नेशनलाइजेशन डे मनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे बढ़े हम इसको, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब हर का अपना साल कौन सा होता है। जैसे हम लोग का क्या होता है, नया साल कब मनाते हैं, 1 जनवरी को, क्योंकि हमारा नया साल 1 जनवरी का आता है, ठीक है। उसी तरह बैंक का भी अपना फाइनेंशियल ईयर होता है। बैंक के लिए जो नया साल होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। और 31 मार्च से जो है बैंक अपना ईयर को क्लोज करता है। तो इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, वो होता है 1 जुलाई से, ठीक है, 30 जून तक।
ध्यान रखिएगा। लेकिन वही अगर हम बैंक की फाइनेंशियल ईयर बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर के, ठीक है, 31 मार्च तक होता है, क्योंकि मार्च होता है 31 का, ठीक है। तो ये होता है बैंक का फाइनेंशियल। अब देखिए 1 जुलाई, जैसे मान लिया जाए 1 जुलाई है तो 1 जुलाई से नेक्स्ट ईयर, जैसे इस साल 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट ईयर 30 जो है जून को इसका ईयर जो है क्लोज होगा, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करेगा। और फिर 1 जुलाई से नए, यानी उस दिन क्या होता है, नई डायरी, नई बुक्स, सब कुछ स्टार्ट हो जाता है फिर नए साल। उसी समय 30 जून तक पता चलेगा क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, ये पूरा साल होता है। और बैंक का जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर जाकर के 31 मार्च को लास्ट होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें IMF का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह 1 मई से लेकर के 30 अप्रैल का होता है। अब आपके दिमाग में होगा कि सर IMF होता क्या है। देखिए IMF का मतलब ये होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये इंटरनेशनल लेवल पे बैंक है, ठीक है। और इसका जो ये जो इस्टेब्लिश हुआ है 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, ये अमेरिका USA में पड़ता है। IMF और वर्ल्ड बैंक आपको हम पढ़ाएंगे जब आपका अगला पार्ट पढ़ाएंगे ना, जब इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हमको बताएंगे IMF क्या होता है। तो IMF जो है एक तरह का वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, विश्व बैंक का नाम, उसी तरह से ये IMF है, विश्व बैंक की तरह ये कंट्री को लोन देता है, ठीक है। तो इनका भी अपना खुद का एक जो है फाइनेंशियल ईयर होता है। RBI बैंक का भी फाइनेंशियल ईयर होता है और RBI का भी फाइनेंशियल ईयर होता है। तो कई बार स्टूडेंट आपसे पूछ सकता है कि RBI का फाइनेंशियल ईयर कब से होता है, तो 1 जुलाई, यदि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को क्लोज होता है नेक्स्ट ईयर। तो ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं RBI का लोगो का। RBI का जो लोगो का बात करते हैं, देखिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, SSC हो, चाहे CHSL हो, चाहे CPO हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम ले का तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी अब नेक्स्ट ईयर से जो है अपनी प्लान तरीके से, पूरी प्लान तरीके से तैयारी करें। क्योंकि जो CET एग्जाम आ गया है नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि बिल तो पास हो गया है, नेक्स्ट ईयर से एग्जाम कंडक्ट होगा। तो 1 साल में 3 बार एग्जाम होगा, 10th बेसिस पे होगा, 12th बेसिस पे होगा, ठीक है, और ग्रेजुएशन पे होगा। और ये कंडक्ट होगा एग्जाम हर 6-6 महीने पे, ठीक है। तो उसका जो स्कोर आएगा वो 2 साल वैलिड रहेगा, 2 ईयर के लिए स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। और उसके बाद आप कोई भी बैंक का पेपर आएगा, फिर रेलवे का है, SSC का है, फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो पहला तो आपको CET क्लियर करना पड़ेगा। जब तक CET क्लियर नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भर ही नहीं सकते आप। तो इसीलिए अभी से प्रिपेयर हो जाइए CET के लिए। और दूसरी बात ये मैं बताता हूँ, CET जब फर्स्ट टाइम होता है ना, तो उस समय लोगों का चांसेस ज़्यादा होता है जॉब लेने का। क्यों? कि जब वो फर्स्ट टाइम होता है तो लोग उतना ज़्यादा अलर्ट नहीं रहता है, फर्स्ट टाइम होता है। जब 1-2 एग्ज़ाम हो जाएगा, 3-4 बार एग्ज़ाम जब हो जाएगा, तो सारी मार्केट में बुक्स आ जाएगी, रेफरेंस बुक्स आ जाएंगी, मैगजीन, पत्रिका, हर चीज़ आ जाएगा। तो फिर एग्ज़ाम का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, लोगों का भीड़ भी बढ़ जाएगी। इसीलिए आप कोशिश ये रखें कि जब जैसे CET एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम आता है तो उसी समय कोशिश करें कि आपका जो है सो वहाँ बाजी मारने का आप कोशिश पूरा रखें। क्योंकि मैंने देखा था IBPS एग्ज़ाम ऐसे ही हुआ था, जब 2002-3 के आसपास जो है, जब वो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब आया था IBPS एग्ज़ाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया, तो उस समय जो है लोगों उतना अलर्ट नहीं था, उतना अवेयर नहीं था, तो बहुत ईजिली नौकरी लग गया लोगों का। लेकिन अब देखो, अब तो सीट भी कम हो गया और आसानी से नौकरी भी नहीं लगता है, ठीक है। सीट भी पहले से 20,000 वैकेंसी आता था, अब 1500-2000 आ रहा है। उसी तरह इसमें भी होगा, अभी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पहली बार जो CET कंडक्ट होगा उसके लिए आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, बहुत फायदा करेगा। चलते हैं अब इस पे बात करते हैं RBI पे, ठीक है, लोगों का। तो देखिए RBI का आपने लोगो देखा है कभी? बताइए तो आप, मनीषा कुमारी, आप बताएं RBI का लोगो आपने देखा है?
अब देखा है तो उसमें जो लोगों के जो बीच में है वो क्या होता है कि उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए अगर आप जानते हैं तो। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करें, नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, मैं अभी सिखाएंगे, कोई कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, आरबीआई का जब आप लोगो देखेंगे तो इस तरह से होगा। इसमें लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखिए, मुझे डायग्राम उतना अच्छा बनाने नहीं आता, नहीं आप लोग को हंसी आ रहा होगा सर कैसे डायग्राम बनाते हैं, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, हमें काम से मतलब है, समझना है बस, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये है क्या, देखिए, स्केच ऑफ पाम ट्री एंड लाइन। देखिए, हमारा नेशनल एनिमल क्या होता है, नेशनल एनिमल होता है टाइगर, ये तो पता है। नेशनल एनिमल क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, टाइगर है, मतलब बाघ, शेर है, बाघ है, जो भी कहे, ठीक है। तो टाइगर मतलब बाघ, लेकिन ये लाइन को काटिए और यहां पर लिखिए टाइगर, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि जो आरबीआई का लोगो है इसको क्या बोलते हो मिडिल में, तो ये टाइगर है, और ये जो है ना पाम ट्री है, पाम ट्री जानते हैं ना, आपने कभी कभी देखा है कि इसके बारे में, पाम ट्री, तार का पेड़ देखा होगा, आजकल बिहार में आप बिहार जाओगे ना तो वहाँ दारू शराब ये सब पीना मतलब पूरा बैन है। तो लोग क्या करते हैं, या तो नेपाल जाकर पीते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, और या नहीं तो तार का जो पेड़ होता है बहुत लंबा, उसमें जाकर रात में क्या करेगा, मिट्टी का जो है सो इतना बड़ा जो है जाकर के हाइट पे जाकर के लगा देता है टॉप पे, और थोड़ा सा कटिंग कर देता है, उसमें पूरी रात में तारी निकलता है, वो सुबह में पीता है। तो सुबह में जब पीता है तो वो जूस की तरह काम करता है, वही अगर एक दो दिन छोड़ देगा तो फिर एक तरह का उस पर ड्रिंक हो जाता है वो, और उस पर नशा आ जाता है। तो उसी तरह वो पेड़ जो है ना काफी लंबा होता है, उसी तरह से पेड़ है, उसी को बोलते हैं पाम ट्री। बहुत पाम ऑयल का नाम सुना होगा आपने, ये केरला साइड में ज्यादा होता है, मरुस्थल में। तो जो लंबा बहुत पेड़ होता है, तार की जस्ट लग याद रखो ना, तो तार की पेड़ है ये, ठीक है। तो तार की यानी उसको पाम ट्री बोलते हैं, ये लंबा पेड़ है, और ये क्या है, टाइगर है, ठीक है। और इस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक, ये आरबीआई का लोगो है। तो आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ये लोगो लिया कहाँ गया, कहाँ से ये लोगो आया है। तो अब मैं बताता हूँ लोगो कहाँ से आया। देखिए, पहले के समय में, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो है, जब आई थी हमारे देश में, तो हुआ क्या था कि उस समय ना हमारे देश में कॉइन चलता था, गोल्ड कॉइन चलता था। कौन सा, गोल्ड कॉइन हमारे देश में पहले चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में। तो वो कॉइन जो है ना ऐसे ही हुआ करता था, इस तरह से रहता था कॉइन, और यहाँ लिखा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और इसमें इसी तरह से होता था ये, ठीक है। और ये जो है सो आप इस तरह से देखिएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से जो है होता था, और यहाँ लिखा रहता था टू मोहर, टू मोहर, ठीक है, वन मोहर, टू मोहर, इस तरह से एकदम सेम इसी तरह होता था, टू मोहर। तो देखिए अब यहाँ पे उर्दू में लिखा रहता था टू मोहर, वन मोहर। देखिए, ये गोल्ड कॉइन है, सोने का कॉइन जो है ना चलता था पहले, गोल्ड कॉइन चलता था, और उसमें टू मोहर एक कॉइन चलता था हमारे कंट्री में। तो टू मोहर के अप्रॉक्स मान कर चलिए, एक मोहर 17-18 रुपए के आसपास होता था, टू मोहर लगभग 35 रुपए के आसपास होता था, यही सिक्का चलता था। तो जब आरबीआई का लोगो बनाया गया ना, ठीक है, तो यही से कॉपी करके हमने आरबीआई का लोगो बनाया, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, ये लाइन है, ये क्या है, शेर है। लेकिन जब आरबीआई का लोगो बनाया गया तो पहले तो लायन का बात हुआ था, लेकिन देखा गया कि हमारा नेशनल एनिमल तो टाइगर है, तो इसको रिप्लेस करके क्या रखा, टाइगर हो गया। तो ये कहां से आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ठीक है। गोल्ड कॉइन, टू मोहर, वन मोहर से सिक्के से। तो कोई पूछता है कि आरबीआई का लोगो कहां से लिया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के वन मोहर या टू मोहर आपको सिक्के जो होता है उसी में से लिया गया है, ठीक है। और ये बीच वाला क्या है, पाम ट्री है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का जो लोगो है उसके मिडिल में क्या है, तो
तो पहला ऑप्शन रहेगा लैन और दूसरा ऑप्शन रहेगा टाइगर। तो क्या टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे, इसको काटेंगे। आगे समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमने देखा कि आरबीआई का एक बेसिक इंफॉर्मेशन क्या मनीषा कुमारी सर देखा है, ठीक है, और टिथ, अच्छा ये भी देख लिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखिए आरबीआई के बारे में हमने देखा है कि आरबीआई का इंट्रोडक्शन अभी, ठीक है, देख आपको बताया भी है कि आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ, आरबीआई एक्ट कब पास हुआ। आरबीआई एक्ट कब का होता है बताइए, आरबीआई एक्ट कब का पास हुआ था, कोई पूछता है आरबीआई एक्ट बताइए तो द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई का स्टैब्लिश कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कहाँ था, तो कोलकाता। वह मुंबई कब शिफ्ट हुआ, तो 1937 में। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब से होता है, 1 जुलाई से लेकर नेक्स्ट ईयर 30 जून तक, ठीक है। तो ये सब हमने बताया था, ठीक है। और नेक्स्ट जो है कौन, राजेंद्र कुमार, है बहुत अच्छा, ठीक है। तो राजेंद्र जी आज काफी देरों के बाद आपने जो है सो कमेंट किया है आज, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कम से कम आ तो गए। नेक्स्ट करते हैं हम लोग आरबीआई का गवर्नर्स की बात करते हैं कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर कौन है, ये सभी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखिएगा गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। तो देखिए आरबीआई के ये पूछे जाते हैं कि फर्स्ट गवर्नर कौन है, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन है, नहीं कौन थे, ऐसे पूछेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो इसका आंसर होगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ ये आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे, 1935 से लेकर के 37 तक रहे थे ये। अब देखिए अंग्रेज लोग ना सर लगाते थे, ध्यान रखिएगा, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ अंग्रेज थे ये, यानी आरबीआई के जो पहला गवर्नर थे वो इंडियन नहीं थे, वो अंग्रेज थे, ठीक है। और ये 35 से 37 तक ये रहे थे। उसके बाद जो है आरबीआई के सेकेंड गवर्नर ऑफ आरबीआई की अगर हम बात करें तो उसका नाम था सर जेम्स टेलर, ठीक है, टेलर। ये आरबीआई के सेकेंड गवर्नर थे जो 37 से लेकर के 43 तक रहे थे। तो ये भी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सर जेम्स टेलर, ये भी अंग्रेज थे, इंडियन नहीं थे। यानी आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर भी अंग्रेज थे, सेकेंड गवर्नर भी क्या थे, अंग्रेज थे। और थर्ड जो है, थर्ड गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई के थर्ड गवर्नर, तो उनका नाम था मिस्टर सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। अब देखिए ये जो बने थे 1943 से लेकर 49 तक। अब आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि आरबीआई के थर्ड गवर्नर कौन थे, मिस्टर सीडी देशमुख। जो नाम से आपको क्लियर लग रहा है ये इंडियन है। देशमुख लोग महाराष्ट्र के लोग जनरली लिखते हैं, तो सीडी देशमुख जो है आरबीआई के क्या थे, थर्ड गवर्नर थे और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। यानी कोई पूछता है तो बोलेंगे फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। और इसको क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे सिर्फ फर्स्ट गवर्नर, इसको फर्स्ट गवर्नर बोलेंगे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। एक उर्दू में कहावत है कि नुक्ता की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता, यही चीज है यहाँ। अगर थोड़ी सी भी गलती कर दिए ना आप,
थोड़ी सी भी ध्यान से अगर क्वेश्चन को नहीं पढ़े तो आपकी गलती हो जाएगी। देखिए क्या है ये, यहां हमने क्या लिखा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, लेकिन यहां हमने क्या लिखा, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, पहला भारतीय गवर्नर 3rd नंबर का थे, लेकिन फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, यहां पे सर ऑसबॉर्न, और पहला भारतीय गवर्नर जो है 3rd नंबर का मिस्टर सीडी देशमुख, ठीक है, यानी भारत के जो हमारे कंट्री की जो आरबीआई है उनके 3rd गवर्नर थे, इंडियन गवर्नर। इसी तरह से अगर हम पूछते हैं, कई बार पूछता है कि हमारा जैसे देश आजाद हुआ 47 में, तो देखिए 43 से 49 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आजादी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो आप क्या बोलेंगे, मिस्टर सीडी देशमुख, ये आजादी के समय क्या थे, आपके आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से गवर्नर की हम बात करें, 24th नंबर के जो गवर्नर थे, 24th जो है गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे, ठीक है, उनका नाम था डॉक्टर उर्जित आर पटेल, यही थे। ठीक है, और उसके बाद जो है 20 जो है सो 5th नंबर के जो गवर्नर है, बताइए आरबीआई का भी गवर्नर कौन है, सभी कमेंट करके बताइए, ऑफ आरबीआई व्हाट, बताइए आरबीआई का भी गवर्नर कौन है, 25th नंबर के आरबीआई के गवर्नर अभी प्रेजेंट में है, 25वां गवर्नर है, और उनका नाम बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका कमेंट का। प्लीज पूजा, मनीषा कुमारी, श्रुति कुमारी, आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि आरबीआई का प्रेजेंट में गवर्नर कौन है। ठीक है, क्योंकि आप जो है अगर आप बताएंगे तभी हम सब मिलकर के कोऑर्डिनेशन बना करके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। वाह, बहुत अच्छा मनीषा, आई थिंक शक्तिकांत दास, बहुत गुड, बहुत अच्छा आंसर। ठीक है, लिखेंगे मिस्टर या डॉक्टर बोलिए, शक्तिकांत दास, मिस्टर शक्तिकांत दास। देखिए ये एमए किए हुए हैं, ये आर्ट बैकग्राउंड के हैं। अब देखिए जनरली देखा जाता है, पूजा थैंक यू, बहुत अच्छा शक्तिकांत दास। देखिए जनरली होता क्या है, जो गवर्नर होते हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड का ही आपको दिखेगा, लेकिन देखिए ये एमए किए वो आर्ट बैकग्राउंड का, फिर भी ये आरबीआई के गवर्नर बन गए हैं। तो बनने की जज्बात होनी चाहिए अंदर। ठीक है, तो देखिए मिस्टर शक्तिकांत दास जो है अभी आरबीआई के क्या है, प्रेजेंट में ये गवर्नर है, प्रेजेंटली बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आप एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि अभी जो है शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है प्रेजेंट, वो कितने नंबर के हैं, तो 25th है। तो ये आपका लिस्ट याद रखिए। अब आपके दिमाग में कई बार आएगा कि सर आपने फर्स्ट बताया, सेकेंड बताया, थर्ड बताया, लास्ट में पहुंच गए, इस बीच वाले भी तो एग्जाम में आते हैं। देखिए जनरली बीच वाले, मिडिल वाले नहीं आते हैं, जनरली क्वेश्चन आता है फर्स्ट वाला, पहला गवर्नर कौन थे, थर्ड गवर्नर कौन थे, प्रेजेंट में कौन है, और वो किसके जगह पे आए हैं, यानी किनको रिप्लेस किए, तो वो उर्जित पटेल को, इतना आप करेंगे। लेकिन आप इतना ही, आपका काम इसी से नहीं बनेगा, आप क्या करेंगे, घर जाएंगे, ठीक है, घर जाने के बाद आप एक बार जरूर रीड करेंगे कि लिस्ट ऑफ आरबीआई गवर्नर्स, आरबीआई के कौन कौन गवर्नर अभी तक बने हैं। तो एक बार जरूर आप कॉपी पर पूरी गवर्नर का लिस्ट लिखेंगे आज, और उसको अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, जब एक बार अवेयर हो जाएंगे ना, इतने सारे गवर्नर, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, डी सुब्बाराव, वो भी आरबीआई के गवर्नर थे। तो ये सब सारे चीजें अवेयर, जब जैसे एक बार अवेयर हो जाएंगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। कभी एग्जाम अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसमें इजी टू हैंडल, यानी आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये इतना जो लिखे ना, अगर नहीं लिख पाए तो प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने मोबाइल पे रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिखते हैं डेप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। अब यहां मैं लिखता हूं डेप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। देखिए आरबीआई के जो डेप्टी गवर्नर्स होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। गवर्नर्स होते हैं आरबीआई में 1, और डेप्यूटी गवर्नर्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या पूजा रावत, ठीक है, गवर्नर टाइम पीरियड इज 5 ईयर। देखो ऐसा है कि आरबीआई के जो गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो है अगर आप बात करें तो जनरली जो है 4 साल के लिए अपॉइंट करता है। ठीक है,
लेकिन अगर उनका परफॉर्मेंस ठीक है, तो 4 साल 5 साल तक वो रखते हैं। लेकिन जनरली जो सरकार अपॉइंट करते हैं वो 3 साल के लिए करते हैं, ठीक है। यानी आरबीआई के जो गवर्नर्स होते हैं जनरली अपॉइंट किया जाता है 3 साल के लिए, लेकिन मैक्सिमम वो 4 साल तक जो है कर सकता है गवर्नमेंट। भारत सरकार के पास ये पावर होता है गवर्नर का। अगर उनका कार्यकाल सही है, वो बढ़िया काम कर रहा है, तो उसको दोबारा भी अपॉइंट कर सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो देखिएगा जनरली जो गवर्नर्स होते हैं ना वो 3 3 साल, कई बार देखिएगा 4 साल के भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, ठीक है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। डेप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई 4 होते हैं। लेकिन अभी जो डेप्टी गवर्नर आपके प्रेजेंट में है वह कितने डेप्टी गवर्नर अभी प्रेजेंटली है, आप बताइए जल्दी कमेंट करके। जल्दी बताइए, कमेंट करिए कितने डेप्टी गवर्नर अभी प्रेजेंट में है और उनका नाम क्या है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए हम बात बताते हैं। देखिए डेप्टी गवर्नर्स जो है आपके जनरली 4 होते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में 3 ही है। इसका मतलब है किसी का कार्यकाल खत्म हुआ होगा। अभी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक डेप्टी गवर्नर का कार्यकाल खत्म हो गया, ठीक है। इसीलिए अभी प्रेजेंट में आपके टोटल कितने डेप्टी गवर्नर है? 3 है। तो देखिए आप जैसे जैसे आपका एक तो बीपी कनुंगो, ठीक है। और दूसरा है महेश कुमार जैन, MK जैन, ठीक है। और तीसरा जो अभी रिसेंट में आया है MD पात्रा, ठीक है। MD पात्रा, ये तीसरे हैं। अब हम बात करते हैं इस, अब कौन किसका कार्यकाल खत्म हुआ है? तो एक होता था मिस्टर, ठीक है, उसका नाम है NS विश्वनाथन, NS विश्वनाथन। तो देखिए ये जो इनका कार्यकाल अभी समाप्त हो गया है, ठीक है। और ये अभी सबसे रिसेंट में आए हैं MD पात्रा, ठीक है। MD पात्रा जो है सबसे रिसेंट में आए हैं। ये देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको दिखेगा यहाँ पे BP कनुंगो, ठीक है, महेश कुमार जैन, MD पात्रा, ठीक है। और ये तीनों अभी प्रेजेंट में है, ठीक है। और ये जो है इसका जो है कार्यकाल खत्म हो गया। ये मुझे लगता है ये मार्च में खत्म हुआ होगा। एक बार देख लीजिएगा, देखिए ना आप नेट पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे या आरबीआई के साइट पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ डेप्टी गवर्नर्स, ठीक है। तो सारे डेप्टी गवर्नर्स आ जाएंगे और सबके कार्यकाल कब से कब तक का है वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। इनका मुझे लगता है 31 मार्च को कार्यकाल खत्म हो गया 2020 में, ठीक है। हाँ 31 मार्च को, सही है पूजा, सही बोली आप, ठीक है। तो NS 31 मार्च को खत्म हुआ है। तो अभी प्रेजेंट में ये है और ये सीट खाली है, ठीक है। इनके जगह पर अभी नहीं आए हैं, अब शॉर्ट लिस्टेड किया जा रहा है। अगर जो आएंगे तो फिर इनके जगह पे आपको अपडेट करनी पड़ेगी। लेकिन अभी प्रेजेंट में ये है। जब रिसेंट में कौन आए हैं? MD पात्रा। तो यही डेप्टी गवर्नर्स टोटल मिला के 4 होते हैं और एक गवर्नर्स होता है। और इसको बात लिखिएगा, अब फटाफट लिख लीजिए, ऑल 4 डेप्टी गवर्नर्स, लिखते चलिए, ऑल 4 डेप्टी गवर्नर्स एंड गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लिखेंगे ऑल 4 डेप्टी गवर्नर्स एंड गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मैक्सिमम 4 ईयर बट जनरली अपॉइंटेड फॉर 3 ईयर। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछता है कि डिप्टी गवर्नर्स और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो आप बोलेंगे भारत सरकार अपॉइंट करता है। डिप्टी गवर्नर्स और गवर्नर्स दोनों का अपॉइंट कौन करता है? तो भारत सरकार करता है। कितने सालों के लिए करता है? तो जनरली वो लोग 3 साल के लिए करता है, लेकिन मैक्सिमम 4 साल तक कर सकता है वो, ठीक है। उसको गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है वो एक्सटेंड करने का। समझ में आ गया? तो आपने क्या लिखा? ऑल 4 डेप्टी गवर्नर्स एंड गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मैक्सिमम 4 ईयर बट जनरली अपॉइंटेड फॉर 3 ईयर। जनरली अपॉइंट 3 साल के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है तो अगर आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, कुछ कुछ नोट डाल के आप लिखिए, ठीक है, नोट डाल के यहाँ पे लिखिए आप, कुछ मैं बताता हूँ आपको। नोट नंबर 1, देखिए इसका नाम सुना होगा DICGC, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। क्या लिखेंगे इसको? डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। देखिए DICGC का काम क्या है? ये RBI का एक सब्सिडरी है। क्या है? ठीक है, यहां पे हेडिंग दीजिए सब्सिडरी ऑफ RBI, ऐसे दे दीजिए हेडिंग, सब्सिडरी ऑफ RBI, ठीक है। देखिए RBI का जो है सब्सिडरी की अगर हम बात करें तो एक तो फुल्ली ओन है, फुल्ली ओन, ठीक है, एक होता है मेजॉरिटी स्टेक। फुल्ली ओन का मतलब हुआ कि इसमें 100% पूरी पैसा किसका है? RBI का है, पूरा 100% फुल्ली ओन मतलब RBI का। जैसे DICGC फुल्ली ओन मतलब ये DICGC को बनाने वाला कौन है? RBI है। ये क्या करता है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपका बैंक में खाता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट है, उसमें पैसा रखा हुआ है आपका। कल होकर के बैंक अगर दिवालिया हो जाता है तो ये 1 लाख रुपए आपको दे देगा, क्योंकि कितना भी पैसा रहेगा आपको 1 लाख रुपए मिलेगा इंश्योरेंस पर पर्सन पर अकाउंट पे। यानी ये 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, 1 लाख का आपका इंश्योर्ड करता है, 1 लाख रुपए आपको मिलेगा, इंश्योर्ड करेगा। तो DICGC क्या करता है? इट प्रोवाइड इंश्योरेंस, एक तरह का सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट का एक तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अगर कल पैसा का बैंक डूब जाता है, पैसा डूब जाता है, तो आपको 1 लाख रुपए DICGC आपको दे देगा। तो ये किसका बॉडी है? ये आपका RBI का सब्सिडरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। एक बॉडी, इसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। देखिए ये क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये भी RBI का बॉडी है। ये भी किसका सब्सिडरी है? तो RBI का है। इसमें पूरा पैसा RBI का है। ये नोट छापने वाली कंपनी है। भाई ये बताओ, RBI को नोट छापना पड़ता है, जब भी नोट की जरूरत होगी देश में तो कौन छापेगा? ये अथॉरिटी किसके पास है? RBI के पास। तो ऐसा नहीं कि RBI के घर में जाओगे वहां पे मुंबई और उनका मशीन लगा होगा, मशीन ऑन करेगा, नोट छाप लेगा, ऐसा नहीं है। RBI ने क्या किया? अपनी एक एजेंसी बनाया हुआ, एक कंपनी बनाया हुआ है, ये नोट छापने का काम करता है। हर काम हो, आप सोचिए कि एक कोई भी कंपनी हो, कंपनी चाहे कोचिंग संस्था हो, जो भी हो, वो क्या करता है? कोचिंग चलाता है। तो कोचिंग चलाने के साथ साथ उसको बुक्स की जरूरत है, तो कोई पब्लिकेशन वाले से कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो, कि हमारे जितनी बुक्स की जरूरत होगा आप बुक छाप कर दे देना मुझे, ठीक है, तो उसको पैसा जाता है। उसी तरह RBI ने एक सब्सिडरी बॉडी बनाया है ये, और इन बॉडी का काम है नोट छापना और मार्केट में, ठीक है, मार्केट तक, बैंकों तक नोट को पहुंचाना। तो ये RBI इसको परमिशन देता है, और इनके घर में मशीन लगा हुआ है, मशीन ऑन किया, नोट छापना स्टार्ट, ठीक है। तो इनका काम ही यही है, ठीक है। इसका काम क्या है? टू प्रिंट करेंसी नोट in India and distribute in the market to the बैंक। आ गया समझ में? इनका काम है नोट छापना, और नोट छपी हुई नोट को मार्केट में जो बैंक है वहां तक, बैंकों तक नोट को क्या करना?
पहुंचाना, यही काम है। इस साल जब नोटबंदी पिछले 2016 में 2016 में जब नोटबंदी आया था, तो 2000 और 500 को जब नोट आए थे मार्केट में, तो यही तो छापा था मैसूर में। ये इनका काम यही क्या किया, नोट छापा। और छापने के बाद रातों रात पूरे हिंदुस्तान में सारे बैंकों तक नोट पहुंचाने का काम इन्हीं का था। ठीक है, तो यही नोट छापा था। तो कोई पूछता है कि नोट छापने वाली कंपनी का क्या नाम है, तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से हम आपको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये नोट छापना, अब देखिए इसका भी फॉर्म आता है, ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं आपको इससे रिलेटेड। हर साल तो हम नहीं कर सकते हैं, जनरली देखता हूं कि 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल के गैप पे आते ही रहता है इसका फॉर्म। तो इनका फॉर्म आता है, जॉब आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी आती है और इसका सिलेबस एकदम जस्ट लाइक एसएससी के सिलेबस होता है। ठीक है, एसएससी की तरफ पेपर होगा। ठीक है, इनको फॉर्म भरिएगा, इनमें अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो सोच लीजिए कि आपका काम क्या है, नोट छापना। फिर आपको कोई अगर बोलता भी है भाई कहाँ नौकरी करते हो, तो बोलिएगा नोट छापते हैं। मतलब नोट छापने वाली कंपनी में आपकी नौकरी लग गई, आपका पूरा काम ही यही है, नोट छापना। भाई बताओ कितना मान सम्मान बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो यही है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है ना, तो एक वेबसाइट पे जाइएगा, फ्री जॉब अलर्ट पे, उस पर भी वैकेंसी आपको पता चलते रहेगा, फ्री जॉब अलर्ट। ठीक है, इस पे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जॉब कब आ रही है। ठीक है, तो वहां से भी जाकर अपडेट करते रहेंगे। आ गया समझ में? तो ये कंपनी किसका सब्सिडरी है, इसमें पूरा पैसा किसने लगाया है, आरबीआई ने। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो लिखेंगे SPMCIL। ये भी नोट छापने की कंपनी है, लेकिन ये भारत सरकार के पास है, गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट के पास है इसका। इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट का सब्सिडरी है, भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन। अब देखिए इसको लिखते भी चाहिए, अगर नहीं लिख पाते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। देखिए जो चीज पढ़ के जाइएगा ना वो एग्जाम में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। जो नहीं पढ़ के जाइएगा वही परीक्षा में आता है, ये खास करके ध्यान रखिए। तो इसीलिए हम इसी उम्मीद पर रहते हैं, ये छूट गया ये छूट गया, हम पढ़ते रहते हैं, हमारी तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसको लिखिएगा सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यही है आपका इस कंपनी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब्सिडरी है। और इनका भी काम था, जैसे देखो सिक्के जो बनते हैं ना, सिक्के वगैरह सब कौन बनाता है, इन्हीं का तो काम है। ठीक है, अच्छा क्या है, सब्सिडरी हो गया। अब देखिए, अब ये बताइए आरबीआई का काम क्या है, ये पढ़ेंगे हम।